हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की इस वीडियो में हम लोग जुलाई फर्स्ट वीक तो हम लोग नहीं कहेंगे, 1 से लेकर 3 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, पिछले 1 महीने से आप लोगों को वीडियोस वगैरह नहीं प्रोवाइड किए जा रहे थे, उसके पीछे कुछ रीजन था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। और जुलाई का पेंडिंग रह रहा था, जून का भी पेंडिंग रह रहा था, लेकिन जून लास्ट वीक का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है। और अगस्त का पैरेलली हम लोग लेकर चल रहे हैं, अगस्त फर्स्ट वीक का भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। और जो कुछ भी पेंडिंग रह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जुलाई का रह रहा है। ठीक है ना, तो आज से हम लोग जुलाई का स्टार्ट करेंगे। और आज का जो वीडियो रहने वाला है इसमें हम लोग 1 से लेकर 3 जुलाई, 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ठीक, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चन होंगे इसका एक बार खुद से भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो मैं फिर तो पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है ना, और दिमाग और कान दोनों सब कुछ खोल कर रखिएगा। कथा कहानी की तरीके से इसको नहीं सुनना है कि बस सुनना है और लास्ट में फिर चले जाना है, उसका कोई फायदा नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। और नोट्स वगैरह अगर आप लोग बनाते हैं तो कॉपी पेन वगैरह लेकर बैठिए। ठीक है, बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है और देखेंगे कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। Which bank has partnered with Amazon Web Services in July 2021 to enhance its digital banking services? जुलाई 2021 में किस बैंक ने अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिए अमेजोन वेब सर्विसेज के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक ने अपनी डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अमेजोन वेब सर्विसेज यानी कि AWS शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं, AWS के साथ में भी हाल ही में यानी कि जुलाई में पार्टनरशिप किया हुआ था। एक्सिस बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और इसके अगर हम लोग इसके MD और CEO की बात करें एक्सिस बैंक के, तो अमिताभ चौधरी ये जो है एक्सिस बैंक के MD और CEO हो जाएंगे। बढ़ती का नाम जिंदगी ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ठीक, एक्सिस बैंक के बारे में मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में यही सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB हैज़ पार्टनर्ड विद लोन टैप इन जुलाई 2021 टू प्रोवाइड पर्सनल लोन्स टू सैलरीड प्रोफेशनल्स। वेतनभोगी पेशेवरों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए जुलाई 2021 में किस लघु वित्त बैंक ने लोन टैप के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। सैलरीड पर्सन को यानी कि वेतनभोगी पेशेवरों को व्यक्तिगत लोन यानी कि पर्सनल लोन प्रोवाइड कराने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और लोन टैप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने पार्टनरशिप किया हुआ है। इसके तहत में बैंक के द्वारा 1 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन 48 महीने यानी कि 4 साल तक के लिए दिया जाएगा। लिमिट में लिख दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन जो है वो 48 महीने के लिए दिया जाएगा यानी कि 4 साल के लिए। ठीक ना, 48 महीने के लिए लोन जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा दिया जाएगा, 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी यहाँ पर बात हुई है, तो इसकी कुछ कहानियाँ, इससे मिलते जुलते कुछ चीज़ें, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो नितिन चुग इसके MD और CEO हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिल्ड ए बेटर लाइफ, फिर से सुन लो आप लोग, बिल्ड ए बेटर लाइफ, ये जो है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करें स्टेब्लिशमेंट ईयर की, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 फरवरी 2017 मैं लिख दे रहा हूँ, 1 फरवरी 2017, 1 फरवरी 2017 को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई थी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैंने बता दिया है। बाकी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष और जनलक्ष्मी फाइनेंस बैंक के बारे में ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नेम दी फिनटेक कंपनी which has partnered with Innovative Payment Solutions in July 2021 to provide a dual display UPI facility at Shoppers Stop outlets। ठीक है, उस फिनटेक कंपनी का नाम बताइए जिसने जुलाई 2021 में शॉपर्स स्टॉप के आउटलेट पर डुअल डिस्प्ले UPI सुविधा प्रदान करने के लिए इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा फ़ोन पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फ़ोन पे इसका आंसर हो जाएगा। शॉपर्स स्टॉप के आउटलेट पर डुअल डिस्प्ले UPI फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए फ़ोन पे और इनोवेटिव पेमेंट्स ने पार्टनरशिप किया हुआ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस ये क्वेश्चन इतना ही समझना है, ये नाम आप लोग याद रखना है, किसके किसके बीच में पार्टनरशिप की गई है और किस लिए की गई है। फ़ोन पे की यहाँ पर बात हो रही है तो फ़ोन पे का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। समीर निगम ये जो है
फ़ोनपे के सीईओ हो जाएंगे समीर निगम। और यहाँ पर बात हुई है इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन की भी। तो इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। और इसके सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजीव अग्रवाल, ठीक है, कौन होगा? राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल जो है वो इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन के सीईओ हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड लाइफ मॉरिशस होल्डिंग्स सोल्ड इट्स ₹6,783 करोड़ वर्थ शेयर्स इन व्हिच इंश्योरेंस कंपनी। स्टैंडर्ड लाइफ मॉरिशस होल्डिंग्स ने किस बीमा कंपनी में अपने 6,783 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही जानना है और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं। As per the Ministry of Finance, what is the interest rate on the National Savings Certificate (NSCs) for Q2 of Financial Year 22? वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी कि NSC पर ब्याज दर क्या है, ये इसमें पूछा गया है। NSC का फुल फॉर्म फिर से बता दे रहा हूँ, याद होना चाहिए आप लोगों को, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSC पर ब्याज दर क्या है, ये इसमें पूछा गया है Q2 में फिनेंशियल ईयर 2022 के दौरान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6.8%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 6.8%, ऑप्शन नंबर ए। इस सब के आगे परसेंटेज लगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप लोग इसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.8%। स्मॉल सेविंग स्कीम पर इंटरेस्ट रेट लगातार 5वीं तिमाही में भी अनचेंज रहा, बदला नहीं गया था, ठीक है ना, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट पर लगातार 5वीं तिमाही में सरकार के द्वारा, ठीक। टोटल कुल मिलाकर 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, ठीक है। टोटल अगर हम लोग स्मॉल सेविंग स्कीम की बात करें तो टोटल 12 स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसमें कि PPF, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सभी शामिल हैं, ठीक है। और किसी के भी इंटरेस्ट रेट में कोई भी कमी नहीं की गई है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट है उसका इंटरेस्ट रेट क्या है। तो NSC की यहाँ पर क्वेश्चन में ही आप लोगों को बता दिया गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट रेट कितना है 6.8% का, ये आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। PPF की अगर हम लोग बात करें तो PPF का इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा 7.1%, नोट डाउन आप लोग कर लो अगर इसको करना चाहो तो। सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम लोग बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम लोग बात करें तो 7.6% हो जाएगा, ठीक ना। किसान विकास पत्र KVP की अगर हम लोग बात करें तो किसान विकास पत्र का हो जाएगा 6.9% हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ ज़रूरी इंटरेस्ट रेट हैं जो हमें पता होना चाहिए और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि जो लोग यूट्यूब पर लगातार बने हुए हैं कम्युनिटी टैब और टेलीग्राम वगैरह पर इसके बारे में एक प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट है, एक इमेज आप लोगों के साथ में शेयर कर दी गई थी। अगर उस टाइम पर आप लोगों ने लिखा होगा तो कोई बात नहीं तो यहाँ पर आप लोग फिर से इन सारी चीज़ों को लिख लो, रिवाइज कर लो। फिनेंस मिनिस्ट्री की बात हुई है तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ फिनेंस कौन हो जाएगा, तो निर्मला सीतारमन जी जो है वो मिनिस्टर ऑफ फिनेंस हो जाएंगी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या बोला गया है। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट इंडियाज इनफॉर्मल वर्किंग क्लास टू ओवरकम द कोविड-19 डिस्ट्रेस। विश्व बैंक द्वारा कोविड-19 संकट को दूर करने के लिए भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग का समर्थन करने के लिए कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। 500 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ये अमाउंट याद रखना आप लोग, लोन अमाउंट याद रखना और किस लिए दिया गया है ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। 500 मिलियन USD का लोन अमाउंट दिया गया है, जिसमें से कि 112.50 मिलियन USD लोन जो है ये जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इतना अमाउंट जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा दिया जाएगा। और बचा हुआ 387.50 मिलियन USD, ठीक है ना, ये बचा हुआ अमाउंट जो है वो वर्ल्ड बैंक के IBRD के द्वारा दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के IBRD के द्वारा दिया जाएगा। IBRD का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा। वर्ल्ड बैंक में 5 शाखाएं होती हैं, वर्ल्ड बैंक की 5 और शाखाएं हैं और 5 अलग अलग नाम से हैं, ठीक है ना, वो सब वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत ही आती हैं। क्या क्या नाम है उसके आप लोग कमेंट कर बताओ, पिछले कई सारे वीडियो में लगातार बताया जा रहा है, ठीक। तो कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा 500 मिलियन USD। इंडिया के इनफॉर्मल वर्किंग क्लास को कोविड-19 के प्रभाव से बाहर निकालने के लिए ये लोन अमाउंट जो है वो 500 मिलियन USD का ये दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट टाइटल्ड सोर्सेज ऑफ वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व इन इंडिया ड्यूरिंग 2020 to 21 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। 2020-21 के दौरान भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में विभिन्नता के स्रोत शीर्षक वाली एक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई थी। ये इस रिपोर्ट का इतना कठिन नाम हिंदी में दिया गया है, अगर ये समझ में ना आए
तो इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। ये एक रिपोर्ट है और ये पूछा गया है कि इस नाम से रिपोर्ट जो है कौन से संस्था के द्वारा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा RBI, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना आप लोग किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और किस नाम से जारी की गई है। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व इन इंडिया ड्यूरिंग द 2020 to 21, ये RBI के द्वारा जारी की गई, ठीक। ये रिपोर्ट और नाम किसके द्वारा जारी किए गए, ये सब आप लोग याद रखना। अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना जरूरी है उतनी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में फॉरेक्स रिजर्व में 99.2 बिलियन USD का इजाफा हुआ है, ठीक ना। मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। इस रिपोर्ट के अनुसार, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार, सोर्सेस ऑफ वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया ड्यूरिंग 2020 to 2021, इस रिपोर्ट के अनुसार जब ये रिपोर्ट जो है RBI के द्वारा जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 वित्त वर्ष 2021 में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में 99.2 बिलियन USD का इजाफा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट, ये अमाउंट आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, A digital banking solution with 500 services exclusively for medical doctors named Salute Doctors has launched by which bank on the eve of National Doctors Day? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की पूर्व संध्या पर किस बैंक ने सैल्यूट डॉक्टर्स नामक एक डिजिटल बैंकिंग समाधान 500 सेवाओं के साथ में विशेष रूप से चिकित्सा डॉक्टरों के लिए लॉन्च किया गया है। इतना सब कुछ क्वेश्चन में जानने समझने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन का मोटा मोटा समरी हम लोग जान लेते हैं कि सैल्यूट डॉक्टर्स, ठीक ना, सैल्यूट डॉक्टर नाम से एक बैंकिंग सोल्यूशन जो है प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, और डॉक्टर्स के लिए, और ये कौन से बैंक के द्वारा जो है प्रोवाइड किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर है। बस ये नाम आप लोग याद रखो, ठीक ना, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, ये नाम आप लोग याद रखो। ICICI बैंक के द्वारा सैल्यूट डॉक्टर नाम से एक डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है डॉक्टर्स के लिए, ठीक है। और ICICI बैंक की यहाँ पर बात हुई तो बस हेडक्वार्टर वगैरह थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जानते हुए चलते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। संदीप बख्शी इसके MD और CEO हो जाएंगे। हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। और इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर की हम लोग बात करेंगे तो 1955 में इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, Which organization has received the third party application provider TPAP registration from the National Payments Corporation of India for its time pay solution? किस संगठन को अपने टाइम पे समाधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI से तृतीय पक्ष आवेदन प्रदाता TPAP पंजीकरण प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन को उसके टाइम पे सोल्यूशन के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया है, ठीक है, किसको मिला हुआ ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नेटवर्क पीपुल सर्विस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्क पीपुल सर्विस टेक्नोलॉजी NPST, नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी को ये लाइसेंस, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है NPCI से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये जो NPST है ये थाने महाराष्ट्र बेस्ड बैंकिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसे कि अभी जुलाई में NPCI से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऑन प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, ठीक ना। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर TPAP रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट NPCI से प्राप्त हुआ है अपने टाइम पे सोल्यूशंस के लिए, ठीक। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर कौन होते हैं, तो जैसे कि फ़ोनपे हो गया, अमेज़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब जो है थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन विच डेट? वस्तु एवं सेवा कर दिवस पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 जुलाई ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और पहला GST डे जो है वो 2018 में सेलिब्रेट किया गया था। फर्स्ट GST डे वॉज ऑब्जर्व इन 2018। पहला GST डे जो है वो 2018 में मनाया गया था, यानी कि 1 जुलाई 2018 को पहला GST डे पूरे भारतवर्ष में मनाया गया था। और इस बार 1 जुलाई 2021 को चौथा GST डे सेलिब्रेट किया गया, फोर्थ GST डे इस बार सेलिब्रेट किया गया। और 1 जुलाई 2015 को ही डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, ठीक। 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 को ही जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया था। और इस बार जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च हुए 6 साल हो गए। इस बार 1 जुलाई को इस प्रोग्राम को लॉन्च हुए 6 साल हो गए। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
Which type of traders has been included in the MSME sector by the central government? केंद्र सरकार द्वारा किस प्रकार के व्यापारियों को एमएसएमई क्षेत्र में अभी हाल ही में जुलाई में मतलब शामिल किया गया, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा होलसेल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, होलसेल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर, इन दोनों को। ठीक, नितिन गडकरी जी अभी जुलाई में केंद्र सरकार की एमएसएमईज के लिए जो है रिवाइज्ड गाइडलाइंस को जारी किया हुआ है, जिसमें कि रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स को भी एमएसएमईज में इंक्लूड कर दिया गया है। इससे पहले केवल और केवल मैन्युफैक्चरर और सर्विस एंटरप्राइजेस को ही जो है एमएसएमईज में इंक्लूड किया गया था, यही दो लोग आते थे। लेकिन अब इस रिवाइज्ड गाइडलाइन के बाद होलसेल ट्रेडर और जो है रिटेल ट्रेडर्स को भी जो है एमएसएमईज में इंक्लूड कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर RBI's 23rd बाई-एनुअल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR 2021 बैंक्स GNPA में राइज टू व्हाट परसेंट बाई मार्च 2022? RBI की 23वीं द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR 2021 के अनुसार मार्च 2022 तक बैंकों का GNPA कितने प्रतिशत तक बढ़ सकता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 9.8%, ऑप्शन नंबर ए। 9.8% इसका आंसर हो जाएगा। जुलाई में RBI ने अपनी 23वीं, ठीक है ना, जुलाई में RBI ने अपनी 23वीं फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज़ किया हुआ है FSR, ठीक है ना। और इस रिपोर्ट के अनुसार शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स GNPA मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है ये मार्च 2022 तक 9.8% तक बढ़ने का अनुमान है, जबकि मार्च 2021 में ये 7.48% तक बढ़ा हुआ था। ठीक, और इसी रिपोर्ट के अनुसार बैंक क्रेडिट ग्रोथ में 5.4% की बढ़ोतरी होगी। ठीक ना, बैंक क्रेडिट ग्रोथ में जो है 5.4% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है वो GDP का 9.3% रहा। फिर से सुन लो आप लोग, इसको नोट डाउन भी करते हुए चलना। फिनेंशियल ईयर 2021 वित्त वर्ष 2021 के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का ग्रॉस फिनेंशियल डेफिसिट GDP का 9.3% रहा। ठीक, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर 9.8% इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, RBI एक्सटेंडेड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट टू व्हिच डेट? RBI ने पूर्व और बाद के शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण योजना की समय अवधि को किस तारीख तक बढ़ा दिया गया? सबसे पहले जो ये हिंदी दी गई है, ये हिंदी में योजना का नाम दिया गया है ना, पूर्व और बाद के शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण। इस नाम से तो आप योजना ही नहीं याद कर पाओगे, हालांकि इसका ट्रांसलेशन ऐसे ही हुआ था तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो इस स्कीम का नाम आप लोग इंग्लिश में ही याद कर लेना है। इंग्लिश कई बार क्या होता है कि हिंदी के कंपैरिजन में इंग्लिश ईजी होती है। तो ये स्कीम कौन सी है? इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट। और इस स्कीम को जो है किस डेट तक और बढ़ा दिया गया है RBI के द्वारा? इस स्कीम की जो समय सीमा है इसको RBI के द्वारा किस डेट तक अभी बढ़ा दिया गया, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 2021, ऑप्शन नंबर ए। 30 सितंबर 2021, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले तो इस योजना के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये जो स्कीम है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो ये योजना जो है ये अप्रैल 2000 योजना में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? अप्रैल 2015 में ये योजना स्टार्ट की गई थी। और एक्सपोर्टर को प्री एंड पोस्ट शिपमेंट यानी कि शिपमेंट से पहले और शिपमेंट के बाद में एक्सपोर्ट क्रेडिट पर इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। ठीक, बस इतना ही इसमें जानना है और बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और अब इसी योजना को इसी स्कीम को 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही इसका आंसर हो जाएगा। 30 सितंबर 2021 RBI के द्वारा इसे बढ़ा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। A non-linked, non-participating, single premium, individual immediate annuity plan named सरल पेंशन प्लान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? किस कंपनी द्वारा सरल पेंशन योजना नामक एक गैर लिंक्ड, गैर भाग लेने वाली एकल प्रीमियम व्यक्तिगत तत्काल वर्ष की योजना शुरू की गई है? ये सारी चीज़ें अगर ना समझ में आए तो इतना सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना जानो कि सरल पेंशन योजना जो है वो कौन सी कंपनी के द्वारा शुरू की गई है, कौन सी कंपनी द्वारा लॉन्च की गई, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है,
ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बस ये पेंशन प्लान का नाम और किसके द्वारा लॉन्च किया गया यही याद रखो, इससे ज़्यादा और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसके चेयरमैन LIC के कौन हो जाएंगे आप लोग कमेंट करके बता दो, लगातार कई क्वेश्चन में पिछले बताया जा चुका है। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। क्रॉप इंश्योरेंस वीक इज ऑब्जर्व बिटवीन विच डेट इन इंडिया। भारत में किस तिथि के बीच में फसल बीमा सप्ताह मनाया जाता है, ये इसमें पूछा गया है। और 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के बीच में जो है भारतवर्ष में क्रॉप इंश्योरेंस वीक जो है ये मनाया जाता है, यानी कि फसल बीमा सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई। ठीक, और अभी जो है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2021 के दौरान जो है ये मनाया गया था। और इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 1 से लेकर 7 जुलाई तक। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अपने अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। और जून मंथ की PDF लगभग रेडी हो गई है, 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगी। जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है उनके लिए ये बता दिया जाए कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी गई, जहाँ पर जाकर आप लोग सारी PDFs को परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।